हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज, बहुत दिनों से लेक्चर नहीं आ पा रहा था। उसका रीज़न था कि आई वाज बिजी इन सम अदर वर्क, बट अब से मैं ट्राई करूंगी कि रेगुलर बेसिस पे आपके लेक्चर्स अपलोड करती रहूँ। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम हमारा टॉपिक आगे बढ़ाते हैं। तो हम सीख रहे थे, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था कि दो वेक्टर्स अगर आपको गिवन है और आपको उनको ऐड करना हो तो हम उसको कैसे ऐड करेंगे। ठीक है, देखो, वेक्टर्स अलग क्वांटिटी होती है, स्केलर्स अलग होता है। स्केलर्स में अगर हमें 3+4 करना होता है तो वो 5 हो जाता है। ठीक है, लेकिन वेक्टर्स के साथ डायरेक्शन ऐड हो जाती है। तो अगर कोई वेक्टर है आपका 3 मीटर ईस्ट और उसको आपको ऐड करना है 4 मीटर वेस्ट के साथ, ठीक है, तो ये 3+4 आपका 5 नहीं होगा। ठीक है, तो वेक्टर्स एडिशन हम सीख रहे थे कि वेक्टर एल्जेब्रा अगर आपके पास है तो वो कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, देखो, इस चैप्टर का ना सोल पर्पस ही यही है कि आपको वेक्टर एल्जेब्रा सीखना है, कि क्योंकि आगे जब आप फिजिक्स में और चैप्टर्स पढ़ोगे तो बहुत सारे आपकी क्वांटिटीज़ आएंगी जो वेक्टर होंगी, उनको आपको ऐड करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा, आपको उसको मल्टीप्लाई करना होगा, तब आपको वेक्टर्स के रूल्स पता होने चाहिए। ठीक है, तो एक रूल तो हमने देख लिया था कि दो वेक्टर्स को हम कैसे ऐड कर सकते हैं, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। उसमें हमने हेड टू टेल कनेक्ट किया था और एक ट्राइंगल फॉर्म किया था। ठीक है, अब देखो, अब एक और आपका तरीका है दो वेक्टर्स को ऐड करने का। मान लो आपके पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक है, और दूसरा वेक्टर है आपका बी वेक्टर। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना होगा, थीटा। दो वेक्टर्स का जो एंगल होता है वो हम कब फाइंड आउट करते हैं, जब वो टेल टू टेल कनेक्ट हो। तो इन दोनों वेक्टर्स को हमें ऐड करना है। ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया। ठीक है, ए और बी को जब हमें ऐड करना होता है तो हम सेकेंड मेथड देख रहे हैं, हम पैरेललोग्राम। ठीक है, तो हम उसको क्या करते हैं, टेल टू टेल कनेक्ट कर देते हैं। तो ये हमने टेल टू टेल कनेक्ट किया। अब जैसे कि नाम ही बोल रहा है क्या, पैरेललोग्राम लॉ। देखो, जब हमने ट्राइंगल लॉ पढ़ा था तो हमने क्या किया था, ट्राइंगल फॉर्म किया था। अब ये क्या है, पैरेललोग्राम लॉ है, तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम अगर इस बी को पैरेलली शिफ्ट कर दें तो ये क्या बन जाएगा, पैरेलली शिफ्ट करेंगे तो ये वेक्टर कुछ इस तरीके से आ जाएगा आपका। ठीक है, इसको दूसरे कलर में बना लेते हैं। एक मिनट, इसको ना प्रॉपरली और अच्छे से बनाते हैं ताकि विजिबिलिटी अच्छी रहे। मान लो कि ये है आपका ए वेक्टर, ठीक है, दूसरा वेक्टर है आपका ये बी वेक्टर और इनके बीच का एंगल है थीटा। अब इन दोनों को ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, अब एक पैरेललोग्राम फॉर्म करेंगे। ठीक है, पैरेललोग्राम कैसे फॉर्म करेंगे, इस बी वेक्टर का पैरेलली अगर आप इसको शिफ्ट करो तो इसकी टेल से कनेक्ट करोगे तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा आपका वेक्टर। ठीक है, ये बी वेक्टर है तो ये भी बी वेक्टर है, क्योंकि ना तो हमने इसका मैग्नीट्यूड चेंज किया है और ना ही इसकी डायरेक्शन चेंज करी है। ठीक है, सिमिलरली ए को उठा के अगर आप ऊपर की तरफ शिफ्ट करोगे तो ये भी ए वेक्टर बन जाएगा। ठीक है, दो वेक्टर्स इक्वल कब होते हैं, जब उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सेम हो। तो ये ए वेक्टर था, ना तो हमने इसका मैग्नीट्यूड चेंज किया और ना ही डायरेक्शन चेंज करी। सिमिलरली हमने इसको पैरेलली शिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो अब अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम बन गया। तो बस दो वेक्टर्स को जब हमें पैरेललोग्राम मेथड से ऐड करना होता है तो हम इस तरीके से एक पैरेललोग्राम फॉर्म करते हैं। अब दो चीज़ों को जब हम जोड़ रहे हैं तो उसका कुछ रिजल्ट भी आएगा। ठीक है, यानी कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आपको क्या देगा, दो वेक्टर्स को जोड़ेंगे तो वेक्टर ही मिलेगा। ठीक है, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को जोड़ने से आपको क्या मिल रहा है, एक रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर, और वो वेक्टर होता है इस पैरेललोग्राम का डायगोनल। ठीक है, आर वेक्टर। और अगर हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करें, क्योंकि आर वेक्टर भी एक वेक्टर है तो इसके पास दो चीज़ें होंगी, इसका एक मैग्नीट्यूड भी होगा और इसके पास डायरेक्शन भी होगी। ठीक है, तो आर वेक्टर का अगर हम मैग्नीट्यूड देखें तो वो क्या होगा आपका, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, जहाँ पे थीटा क्या है, ए और बी के बीच का एंगल है। ठीक है, अब देखो, मैग्नीट्यूड तो देख लिया हमने। अगर हम इससे पूछें कि आर वेक्टर जो आपका रिजल्टेंट आ रहा है उसका डायरेक्शन क्या होगा, तो आर वेक्टर का डायरेक्शन हम देते हैं ए वेक्टर से ले लेते हैं। मान लो कि ये अल्फा एंगल पे इंक्लाइंड है आपका ए वेक्टर से, तो tan अल्फा हो गया आपका साइन अल्फा अपॉन ए प्लस कॉस अल्फा, सॉरी बी साइन अल्फा अपॉन ए प्लस बी कॉस अल्फा। ठीक है, अब ये फॉर्मूले कहाँ से आते हैं ये हम थोड़ी देर बाद समझेंगे, जब हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कंपोनेंट्स वगैरह का वो पढ़ लेंगे, उसके बाद हम इसका डेरिवेशन करेंगे। ठीक है,
अभी के लिए आप बस इतना याद रखो कि आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होता है, √a² + b² + 2ab cos थीटा। और अगर कोई आपसे पूछ ले कि एंगल क्या होगा, किस एंगल पे ये इंक्लाइंड है ए वेक्टर से, तो वो हो जाता है b sin अल्फा अपॉन a + 2a + b cos अल्फा। ठीक है, अब देखो हमने जब ट्राइंगल लॉ पढ़ा था तब भी यही फॉर्मूला आ रहा था, जब हमने पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा है तब भी यही फॉर्मूला आ रहा है। ठीक है, यानी कि हमने सिर्फ लॉ चेंज करा, दो वेक्टर्स को ऐड करने का तरीका बदल दिया, लेकिन आंसर वही आ रहा है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल अगर आप 3 + 4 कर रहे हो स्केलर को, तो आंसर क्या आना चाहिए, 7। अगर आप 4 + 3 करोगे तो भी आंसर 7 आएगा। ठीक है, अगर आप इस 4 को 2 + 2 + 3 करोगे तो भी आंसर 7, मतलब कि आंसर तो 7 ही आएगा। आपने मेथड चेंज कर दिया, पहले आप 3 + 4 कर रहे थे, फिर आप 4 + 3 करने लग गए, फिर आप 2 + 2 + 3 करने लग गए। ठीक है, और भी तरीका है, 2 + 2 + 3 को भी आपने 1 1 1 में तोड़ दिया, तो मतलब मेथड चेंज कर दिया, बट आंसर तो सेम ही रहेगा ना। तो इसी तरीके से दो वेक्टर्स को जब हम ऐड कर रहे हैं, चाहे हम ट्राइंगल लॉ यूज़ कर रहे हों, चाहे हम पैरेललोग्राम लॉ यूज़ करें, ठीक है, आंसर हमेशा सेम रहेगा। इसलिए आर का जो मैग्नीट्यूड आ रहा था, दो वेक्टर्स को जब आप जोड़ोगे, ठीक है, तो आर वेक्टर आपको रिजल्टेंट मिलता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या होता है आपका आर वेक्टर। अब इसको आप ट्रायंगल लॉ से जोड़ लो या फिर आप पैरेललोग्राम लॉ से जोड़ लो, दोनों का आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है, तो आर का मैग्नीट्यूड क्या होगा ये आप याद रखना है आपको, ये होता है a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, अब वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन भी होगी इसके पास। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन हम देते हैं ए वेक्टर से, तो वो हो जाता है आपका tan अल्फा, इट इज b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो रिजल्टेंट आपका का मैग्नीट्यूड ये होता है और एंगल आपका ये होता है। ठीक है, तो दो वेक्टर्स को ऐड करने की हमने थ्योरी समझ ली, अब प्रैक्टिस भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। देखो अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करोगे, सारी नॉलेज आपने गेन कर ली लेकिन आपको क्वेश्चन ही सॉल्व करना नहीं आता, तो उसका क्या फ़ायदा। एग्जाम में तो क्वेश्चन ही सॉल्व करने होते हैं, है ना, क्यों, थ्योरी तो आपसे फिजिक्स में कोई नहीं पूछता। थ्योरी इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप उस क्वेश्चन को गिवन टाइम में सॉल्व कर सको। ठीक है, तो हम इस पर आज प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है कि ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो आपको क्या है गिवन, 6 गिवन है। एक और वेक्टर है आपका बी, उसका मैग्नीट्यूड आपको गिवन है 8, और ए और बी वेक्टर के बीच में जो एंगल है थीटा वो कितना है आपके पास 30 डिग्री। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जब आप ए वेक्टर और बी वेक्टर को ऐड करोगे तो उसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, है ना। तो देखो दो वेक्टर्स हैं, उनके मैग्नीट्यूड आपको गिवन है, एक का 6 है एक का 8 है, और उन दोनों के बीच का एंगल कितना है 30। अब इसका मतलब क्या हुआ, एक वेक्टर है आपका ए, इसकी जो लेंथ है वो कितनी है आपकी 6, ये ए वेक्टर हो गया आपका। ठीक है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है 8, तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमने बना दिया आपका 8। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो इसकी लेंथ ज़्यादा होगी, ये हो गया आपका बी वेक्टर। अब दोनों के बीच का एंगल क्या है आपका 30 डिग्री, तो ये एंगल हो गया आपका 30 डिग्री। अब जब आप इन दोनों को जोड़ोगे यानी कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करोगे तो आपको एक रिजल्टेंट मिलेगा, दिस विल बी द आर वेक्टर, ये आर वेक्टर होगा आपका। ठीक है, तो इस आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इस आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा आपका √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, अब वैल्यूज़ रख देते हैं यहाँ पर, तो ये हो गया √a का मैग्नीट्यूड कितना है 6 यानी कि 36 प्लस b का है 8, उसका स्क्वायर करेंगे तो हो गया 64 प्लस 2 × 6 × 8 × cos 30 की वैल्यू कितनी होती है आपकी √3/2 होती है। ठीक है, तो ये 2 से कट गया 2, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, ये दोनों मिला के हो गए 100, और ये हो जाएगा 8 6 48 √3। ठीक है, तो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड आया आपका वो कितना आ गया √100 प्लस
48√3। ठीक है, ये आपका रिजल्टेंट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। अब देखो, अब इस पे हम कुछ आज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको ये फॉर्मूला को कैसे यूज़ करते हैं वो पता चल जाए। ठीक है, मान लो कि एक क्वेश्चन आपको गिवन है कुछ इस तरीके से कि दो वेक्टर्स हैं, एक है वेक्टर आपका ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर है आपका बी वेक्टर। ठीक है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। ठीक है, ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 4 है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपका 3 है और इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो है आपका 60 डिग्री। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि अगर आप ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करोगे तो आपको क्या रिजल्टेंट मिलेगा, उसका मैग्नीट्यूड बताना है और एंगल बताना है कि वो किस एंगल पे इंक्लाइंड होगा फ्रॉम ए वेक्टर। ठीक है, तो सबसे पहले हम मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे। तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, अब a की वैल्यू क्या है आपकी, a की वैल्यू है 4 तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 60 प्लस b कितना है 3 तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस 2 × 3 × 4 cos 60 की वैल्यू क्या होती है आपकी 1/2। तो 2 से 2 काट देते हैं, ये दोनों मिला के कितना हो गया 25 और 4 3 12, यानी कि √25 प्लस 12। तो आंसर कितना आ गया आपका √37। तो जो रिजल्टेंट आएगा इन दोनों को ऐड करके उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा आपका √37 होगा। ठीक है, अब आपसे बोला आपको, आपने रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड तो निकाल लिया बट आपको एंगल भी निकालना है कि ए से कितने एंगल पर है। तो हम tan अल्फा निकालेंगे। ठीक है, तो tan अल्फा क्या होगा आपका b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। तो अब b कितना है आपका 3, sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 अपॉन a की वैल्यू है 4 प्लस 3 × 1/2। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो गया, ये हो गया 3√3/2 अपॉन में ये हो जाएगा 4 2 8 प्लस 3 इज़ 11/2। तो 2 से 2 कट गया, तो tan अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई आपके पास 3√3/11। ठीक है, तो tan अल्फ़ा कितना आ गया ये, तो एंगल आपसे पूछा जा रहा है तो अल्फ़ा कितना हो जाएगा, tan इनवर्स ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 3√3/11। ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी एंगल की, मतलब ये ए से इतने एंगल पे इंक्लाइंड है। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन जो मैं आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ ये आपको सॉल्व करना है और इसको सॉल्व कर, ये अगर आपसे सॉल्व हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होता तो हम नेक्स्ट क्लास में उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो देखो आपके कुछ वेक्टर्स इस तरीके से हैं। ये है आपका ए वेक्टर जिसकी वैल्यू कितनी है 4, दिस इज ए वेक्टर। ठीक है, एक है आपका बी वेक्टर, बी वेक्टर की वैल्यू क्या है आपकी 3, वो परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, देखो ये ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो कुछ ऐसे होगा आर वेक्टर। हम अगर ट्राइंगल लॉ से दो वेक्टर्स को ऐड करें तो क्या होता है, एक की हेड से हम टेल को कनेक्ट करते हैं और जो उनका रिजल्टेंट होता है, उनका रिजल्टेंट कैसे होता है, रिजल्टेंट की टेल से टेल और हेड से हेड कनेक्टेड होता है। ठीक है, और ये वैल्यू है आपके पास 5। आपको बताना है फाइंड एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड बी वेक्टर एंड, ठीक है, आर वेक्टर एंड ए वेक्टर। ठीक है, तो आपको किस किस के बीच में एंगल बताना है, आर वेक्टर और बी के बीच में, आर और बी के बीच में, आर और ए के बीच में। ठीक है, आपको ट्राई करना है खुद से, ये होमवर्क है आपके लिए, खुद से आप ट्राई करना, इसको कोशिश करना, नहीं होगा तो हम नेक्स्ट क्लास में इसको सॉल्व कर लेंगे।